नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी के लेसन नंबर 4 पार्टनरशिप जो चल रही है उसका लेसन नंबर 4 डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म की को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म की थ्योरी पढ़ी थी। अब हम उसकी न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ करके और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट इस फर्म के समापन पर बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, उनको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले अपन देखते हैं फर्म के समापन पर की जाने वाली लेखांकन क्रियाएं। यानी कि लेखांकन क्रियाएं क्या करते हैं, हम कुछ तो और तो करते ही नहीं है, कुल मिला के अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो देखिए जब फर्म का समापन हो जाता है तो जिस तारीख को फर्म का समापन होता है उस तारीख से फर्म की सभी व्यावसायिक क्रियाएं बंद हो जाती है, व्यापार बंद हो जाता है। यानी क्रय विक्रय नहीं होता है, ना तो कोई सामान बेचा जाता है और ना ही कोई सामान खरीदा जाता है। अब इसके अलावा क्या करना होता है, सामान बेचते नहीं है। अब तो व्यापारिक क्रियाएं तो बंद हो जाती है, लेकिन अब उसमें क्या प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब आप देखिए कि आपका कोई व्यवसाय है, कारोबार आप कर रहे हैं और आपने उसको बंद करने का डिसीजन ले लिया है या बंद करने की सूचना न्यायालय ने दे दी है, अपन ने उनको सूचना दे दी है। तो अब जब अपन ने व्यापार बंद कर दिया है तो ऐसी स्थिति में फर्म बंद हो गई, फर्म का समापन करना है, तो अब क्या करना है, अब उसकी व्यापारिक क्रियाएं तो बंद हो जाएगी। अब व्यापारिक क्रियाएं तो बंद हो गई, तो अब हमें क्या करना है, अब उसकी जो संपत्तियां हैं उनको हमें बेचना है, दायित्वों को भुगतान करना है। भाई संपत्ति जितनी भी है हमारे पास उनको बेच देंगे, दायित्वों का भुगतान कर लेंगे, जो पैसा बचेगा उससे साझेदारों के ऋण और वो जो है और साझेदारों की पूंजी उनको सबको वापस कर देंगे, और जो बचेगा उसमें से क्या करेंगे, साझेदार उसको लाभांश अनुपात में बांट लेंगे। अब अगर बचता है तो बांट लेंगे, और लेकिन कम पड़ता है तो नहीं देंगे, खा जाएंगे, नहीं अगर बचता है तो बांट लेंगे और कम पड़ता है तो साझेदार लेकर के आएंगे। और साझेदार दो प्रकार के होते हैं, एक दिवालिया होता है, एक साहूकार साझेदार होता है। तो हम सभी को साहूकार मानते हैं। ठीक है, अगर दिवालिया है तो प्रश्न में हमको स्पष्ट सूचना दी होगी कि ए दिवालिया है कि बी दिवालिया है, तो फिर उसकी जो हानि की राशि है, तो उसकी जो पूंजी की कमी है उसको भी शेष साहूकार साझेदारों को वहन करना पड़ेगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे उसको गार्नर बनाम मरे नियम वगैरह में। तो अभी अपन ये समझे कि फर्म के समापन पर की जाने वाली लेखांकन क्रिया है। तो फर्म का जब हम समापन करते हैं तो फर्म के समापन की तिथि से फर्म का सामान्य कारोबार व्यापार बंद हो जाता है और फर्म की संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। तो हम इसमें देखिए कि फर्म के समापन की तिथि से सामान्य व्यापारिक कार्य बंद हो जाता है तथा फर्म की संपत्तियों से वसूली करने और दायित्वों का भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित खाते तैयार किए जाते हैं। अब इसमें खाते कौन कौन से बनते हैं, इसमें खाते मुख्य रूप से आपका पहला तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में पार्टनरशिप में मुख्यतः 3 खाते तैयार किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे पहला चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें आपको कौन सा करना है, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। दूसरा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें क्या तैयार करना है, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तीसरा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। चौथा चैप्टर फर्म डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन, इसमें क्या करना है, पहला अकाउंट आपका जो पहले चैप्टर में तो होता था P&L एप्रोप्रिएशन, दूसरे में और तीसरे में होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी जगह चौथे में चला जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। ठीक है, दूसरे नंबर पर अपन कौन सा तैयार करते हैं, दूसरे नंबर पर हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही पार्टनर्स का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता। तीसरे नंबर पर इसमें बैलेंस शीट की जगह कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। अगर कैश के बैलेंस दे रखें, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता बैलेंस शीट की जगह।
और इसमें चौथे नंबर पर हो जाता है अन्य आवश्यक खाते। अगर कोई और खाते हैं तो वो खाते भी इसमें तैयार किए जाते हैं, वो तो उसमें भी करते हैं हम। तो मुख्य रूप से अब आप समझेंगे कि हमारे जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें हम बनाते थे P&L एप्रोप्रिएशन। देखो लेसन 1, इसमें पहला खाता कौन सा बनता था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा बैलेंस शीट। ये बनाते थे पहले चैप्टर में। लेसन 2 एंड 3 इसमें क्या बनाते थे हम? P&L एप्रोप्रिएशन की जगह क्या बन जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एज इट इज बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, और ये बैलेंस शीट भी एज इट इज बनेगी। और लेसन 4 में हम क्या बनाएंगे? लेसन 4 में इसकी जगह बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल एज इट इज बनेगा, और बैलेंस शीट की जगह बनेगी कैश अकाउंट। अब बैलेंस शीट की जगह कैश अकाउंट क्यों बनेगा? क्योंकि बैलेंस शीट तो रही नहीं उसकी, फर्म का समापन कर दिया, सब सारी संपत्तियां बेच दी, दायित्वों का भुगतान कर दिया, बैलेंस शीट खत्म, तो उसकी जगह कौन सा अकाउंट बनता है? कैश अकाउंट। तो इसमें भी आपके मुख्य रूप से 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कैश अकाउंट। जो पहला अकाउंट बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, उससे हम संपत्ति में संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए यह खाता बनाया जाता है। तो हम इसका पहला अकाउंट बनेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो उसका परफॉर्मा बना करके मैं आपको समझा देता हूं। संपत्तियों की को बेचना और दायित्वों की वसूली के लिए हमें अकाउंट बनाया जाता है, वो बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी है वैसे बनाना, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये अकाउंट इस प्रकार से इसमें बनाया जाता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपकी टीआर साइड होती है और ये आपकी सीआर साइड होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ लायबिलिटीज और यहाँ एसेट्स मिलती है। ठीक है, ये 2 चीज आपको इसके अंतर्गत मिलती है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो समस्त संपत्ति और दायित्वों को वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ा जाता है। किस किस को छोड़ा जाता है? कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, ठीक है ना, रोकड़ व बैंक से, साझेदारों के ऋण, संचय व अवितरित लाभ, संचय एवं अवितरित लाभ हानि, कैश बैंक, साझेदारों के ऋण, संचय एवं अवितरित लाभ और साझेदारों के पूंजी व चालू खाते के शेष। कैपिटल को छोड़कर, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जो भी मदें दी हुई होती है उनमें से 4 मदें आपको छोड़नी है, बाकी सबको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब कौन कौन सी 4 मदें छोड़नी है? एक तो कैश या बैंक आपको दे रखा है तो उसे हमें छोड़ना है, कैश और कैपिटल।
भाई दो चीज तो ये हो गई आपकी, कैश और कैपिटल। जो कैपिटल आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगी उसे ट्रांसफर नहीं करना है, एसेट साइड में से कैश को ट्रांसफर नहीं करना है। दूसरी चीज, पार्टनर्स का लोन अगर साझेदारों ने कोई ऋण दे रखा है तो उसे ट्रांसफर नहीं करना है, और रिजर्व एंड सरप्लस यदि कोई है तो उसे ट्रांसफर नहीं करना है। तो ये चार चीजें जो है वो हमको इसमें ट्रांसफर नहीं करनी है, कैश या बैंक, साझेदारों के ऋण, संचय में अतिरिक्त लाभ हानि और कैपिटल को छोड़ करके। चार चीजों को छोड़ना है। आप इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो अच्छे से। चार चीजें आप जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में मिलेगी साझेदारी फर्म की, उससे हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अब एसेट्स जैसे ये होती है आपकी, एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डीआर, तो इसको डीआर साइड में ट्रांसफर करेंगे यहाँ टू सन्ड्री एसेट्स, और कोष्टक में लिख देंगे यहाँ ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत ये सारी आ जाएगी आपकी कैश को छोड़ करके। कैश को एसेट साइड में क्या होता है, कैश होता है, एक तो कैश को छोड़ देंगे, और एक आपकी वितरित लाभ हानि कोई होती है तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। जैसे P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा था ना एसेट साइड में, तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। तो एसेट साइड में से क्या छोड़ना है, वो कैश और P&L का बैलेंस यदि दे रखा है तो उसको छोड़ना है। बाकी के सारे आप इसमें ट्रांसफर कर देंगे, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड अदर एसेट्स जो भी है आपको दे रखी हो, उनको सबको ट्रांसफर इसमें कर देंगे। किस किस को छोड़ करके, मैंने आपको बताया था, एक तो इसमें से कैश एंड लॉस। लॉस में क्या होता है, जैसे P&L, इनको छोड़कर, और समस्त एसेट्स को ट्रांसफर इधर कर दिया जाएगा। इधर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, वाई सन्ड्री लायबिलिटीज, कोष्टक में वही ट्रांसफर। किस किस को करेंगे अपन, सन्ड्री लायबिलिटीज में से क्या क्या छोड़ना है अपन को, एक तो कैपिटल छोड़नी है, पार्टनर्स लोन, और रिजर्व एंड सरप्लस, इसको छोड़कर शेष ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर करने हैं। आप नोट्स में इन चीजों को लिख लें या कैसे भी इसको समझ लें। अब अपन ने ऐसे लायबिलिटीज साइड आपकी इधर दे रखी होती है डीआर में, वो सॉरी लायबिलिटीज साइड में लायबिलिटीज का बैलेंस होता है सीआर, तो सीआर में इसको ट्रांसफर करना होता है ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व एंड सरप्लस। भाई लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है आपका, कैपिटल होती है उसे छोड़ना है, साझेदार का ऋण, पार्टनर्स लोन, उसका अतिरिक्त अलग से भुगतान कर देते हैं हम एक पार्टनर्स लोन का अकाउंट बना करके, ठीक है। तो इसलिए उसको लायबिलिटीज में हम ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि पहले हमें अदर लायबिलिटीज का भुगतान करना होता है, पार्टनर्स लोन का हम बाद में भुगतान करते हैं। सुरक्षित ऋणों का मैंने पहले बताया था ना आपको थ्योरी में, कि सबसे पहले सुरक्षित ऋण का भुगतान करते हैं, उसके बाद साझेदारों के ऋण का भुगतान करते हैं, फिर तीसरे नंबर में साझेदारों की पूंजी का भुगतान करते हैं। तो सबसे पहले अपन सुरक्षित ऋणों का भुगतान करेंगे, फिर बाहरी व्यक्तियों के ऋणों का भुगतान करेंगे, फिर साझेदारों के ऋण का भुगतान करेंगे। तो इसलिए अपन सुरक्षित ऋण और बाहरी व्यक्तियों के ऋणों को ही इसमें ट्रांसफर करते हैं, साझेदारों के ऋण का भुगतान बाद में करना होता है, इसलिए साझेदारों के ऋण का भुगतान, ऋण को ट्रांसफर इसमें नहीं करते हैं। तो कैपिटल को छोड़ देंगे, पार्टनर्स लोन को छोड़ देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, ETC, जो भी आपके रिजर्व फंड, रिजर्व और फंड जो दे रखे होते हैं, उनको भी अपन को इधर ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। इन तीन चीजों को छोड़ करके और शेष जो लायबिलिटीज हैं उनको ट्रांसफर इसमें कर देंगे। अब शेष कौन कौन से बचते हैं आपके, अब शेष आपके बचते हैं, एक तो क्रेडिटर्स, एक बचता है बिल्स पेबल, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अदर लायबिलिटीज यदि कोई हो, इनको हम यहाँ ट्रांसफर करके इनका टोटल यहाँ आ जाएगा और इनका टोटल यहाँ आ जाएगा। अब ये तो हमने बैलेंस शीट में से इसको ट्रांसफर कर दिया। वसूली खाता बनाना सीख लें आप, बहुत इजी है,
और इस चैप्टर में से पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, इसमें कहीं गलती होने की संभावना होती ही नहीं है, गलती होती ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत कम इसकी थ्योरी भी है। तो ये चैप्टर जो है इसमें से पूरा का पूरा हमको मिलना चाहिए, पूरा जितना भी वेटेज बोर्ड की एग्जाम में होता है वो पूरे मार्क्स हमको इसमें मिलने चाहिए। तो उसके लिए आप इसका रियलाइजेशन अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जो आपके समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा टफ ऐसा नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें 4 चीज़ों को हमें छोड़ना होता है, कैश, कैपिटल, पार्टनर्स का लोन और अनडिवाइडेड P&L, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ठीक है। यानी कि साझेदारों के ऋण, कैश और कैपिटल और अवितरित लाभानी या संचय, ठीक है, इनको हमें छोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में जो एसेट दे रखी है उनको ट्रांसफर करेंगे, सन्टी एसेट्स लिख करके डीआर साइड में आ जाएगी सारी। इसमें से 2 चीजें छोड़ देंगे, कैश और लॉस को, ठीक है। और इधर फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे अपन, सारी लाइबिलिटीज आ जाएगी। इसमें क्या क्या छोड़ना है अपन को, कैपिटल छोड़ना है, पार्टनर्स का लोन छोड़ना है और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ना है। ये 3 चीजों को छोड़ करके इधर अपन लोन को, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, संपत्तियों को, दायित्व को हमने ट्रांसफर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले संपत्तियों को बेच देंगे। तो संपत्तियों को बेचने पर हमें पैसा कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। संपत्तियां इधर लिखी, तो जब बेचेंगे तो पैसा कहाँ मिलेगा, इसके विपरीत पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे हम वाई कैश ऑब्लिक बैंक, और कोष्टक में लिख देंगे इसमें एसेट्स रियलाइज्ड, संपत्तियों से वसूल हुआ। अब किस किस से कितना कितना पैसा प्राप्त हो रहा है वो आप लिख दें, बाई कैश या बैंक, एसेट्स रियलाइज्ड। जैसे आपने लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर से कितना मिला आपको, मशीनरी से कितना मिला, डेटर्स से कितना मिला, लैंड एंड बिल्डिंग से कैसा कितना मिला, और अदर एसेट से कितना मिला। ये आपके सारे पैसे यहां आप लिख दीजिए इनको, और इनका टोटल यहां आ जाएगा। इस के बाद अब क्या करना है, अब कई बार क्या होता है कि किसी एसेट्स को कोई पार्टनर भी ले लेता है कि भाई ये ठीक है यार, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर तो मेरे घर पे काम आ जाएगा, ला भाई मुझे दे दे। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे वाई पार्टनर्स कैपिटल, कोष्टक में लिख देंगे एसेट्स टेकन, यहां आ जाएगी। भाई जैसे अपन से कैश मिलता तो कैश लिख दिया, अब किसी और को अपन ने उधार दिया है तो उसका नाम आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल यानी कि ए ने ले लिया तो भाई एज कैपिटल, बी ने लिया भाई बीज कैपिटल, सी ने लिया भाई सीज कैपिटल। और एसेट्स टेकन, एसेट्स का नाम लिख देंगे, फर्नीचर टेकन या मशीनरी टेकन, जो भी लिया कितने में लिया वो लिख देंगे। इसी प्रकार यदि कोई साझेदार दायित्व का भुगतान करने के लिए ले लेता है तो यहाँ लिख देंगे उसको टू पार्टनर्स कैपिटल, कोष्टक में लायबिलिटीज टेकन। भाई ये दायित्व का भुगतान ठीक है यार, ये तो मेरा जानकार है, इसको पैसे मैं चुका दूंगा, तो उसमें है पार्टनर्स कैपिटल और लायबिलिटीज टेकन कितने का लिया है उसने। इसके अलावा फिर यहाँ लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक, यहाँ आएगा आपका लायबिलिटीज पेड, कितना कितना पैसा चुकाया है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब किस किस को चुकाएंगे आप, जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को आपने कितना चुकाया, बीपी को कितना चुकाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कितना चुकाया, और अदर लायबिलिटीज में कितना चुकाया, और इनका टोटल यहाँ आ जाएगा। अब आप टोटल कर दीजिए, टोटल आपका दोनों पक्षों का बराबर आएगा। अंतर की राशि लाभ या हानि आएगी, जिसको पार्टनर्स कैपिटल में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास इधर तो ज्यादा आ गया, तो इधर का तो आपका आएगा लॉस और इधर आएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को और लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो अगर आपका लॉस आता है तो इधर तो ज्यादा हो जाएगा आपका पैसा, इधर कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोष्टक में आ जाएगा लॉस, और इसमें ए बी सी जो भी आएगा इन तीनों में बांट के बराबर कर देंगे टोटल। और अगर आपका प्रॉफिट आता है तो यहाँ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, कोष्टक में हो जाएगा प्रॉफिट, और ए बी सी ये तीनों में इसको बांट देंगे लाभ हानि अनुपात में, ये बराबर। ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो बहुत इजी अकाउंट है आपका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट को आप एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं आपको, आप समझ लें, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए
फिर मैं इसके एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाऊंगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है अपन को, सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स साइड में से दो चीज़ें छोड़नी होती है, एक कैश या बैंक का बैलेंस छोड़ना है, एक आपको कोई P&L वगैरह का बैलेंस दे रखा है तो उसको छोड़ना है, बाकी के अपन ने सब ट्रांसफर कर लेंगे बाई सन्डी एसेट्स और ट्रांसफर। लायबिलिटीज साइड से आपको तीन चीज़ें छोड़नी है, एक तो आपको छोड़ना है कैपिटल, एक आपका पार्टनर्स लोन और एक आपके ये रिजर्व फंड वितरित लाभ हानि जो होते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस, उनको छोड़ना होता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आप यहाँ एसेट्स को बेचने पर जो पैसा मिला है उसको लिख देंगे, इधर लायबिलिटीज के भुगतान करने की चीजें लिख देंगे जिनको भुगतान किया है। अगर किसी साझेदार ने एसेट्स ले लिया है तो वो इधर आ जाएगी, अगर किसी साझेदार ने लायबिलिटीज लिया है तो वो इधर आ जाएगा, अंतर की राशि आपकी लाभ हानि हो जाएगी। तो ये इतना इजी होता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को जैसे हम लेसन नंबर 1, 2 और 3 में बनाते हुए आए हैं उसी प्रकार इसमें बनाना है। इसके बाद तीसरा कैश अकाउंट आता है। कैश अकाउंट तो बिल्कुल इजी है, वो समझ में आपका आ जाएगा। अब आपसे कोई इसकी एंट्रियां करने के लिए कहे तो एंट्री भी आप इसी से कर सकते हैं। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट दिया है टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट दिया है टू रियलाइजेशन, ठीक है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट दिया है टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी टेकन, और सन्ड्री रियलाइजेशन अकाउंट दिया है टू कैश, क्या क्या पेमेंट किया है आपने, किस किस को किया है। इधर आपका कैश अकाउंट दिया है टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें एसेट्स का नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से इससे एंट्रियां भी बन सकती है। तो एंट्री कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, अकाउंट समझ में आ गया तो। अब इसके बाद अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिससे आपके ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट और ये कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए हम देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 से आपके ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसकी थ्योरी और ये सारी चीज आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मैं आपके एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे आप इसके कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 तक इसके कर सकते हैं। उसके बाद इसमें गार्डनर बनाम मरेगा नियम एक आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब इसमें केवल एक टॉपिक और बचता है, गार्डनर बनाम मरेगा नियम, और उसके बाद आपकी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है। पार्टनरशिप में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आप सारे सवाल कर लें, सॉल्व कर लें। कोई समस्या है तो आप संपर्क कर लें। देखिए एग्जांपल नंबर 1, करुण, पेज नंबर 163 निकाल लें आप और बुक में देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, करुण एवं वरुण ने 31 दिसंबर 2015 को फर्म का विघटन करने का निश्चय किया। फर्म का विघटन यानी समापन करने का। इस दिन उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है तरुण और वरुण की एज ऑन 31 दिसंबर 2015। क्या क्या दे रखा है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर बीपी जनरल रिजर्व जीआर दे रखा है। जनरल रिजर्व ये ट्रांसफर नहीं होगा। वरुण से लोन साझेदार का ऋण है, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल तरुण और वरुण की, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ट्रांसफर क्या होंगे, केवल क्रेडिटर और बीपी। इधर एसेट्स दे रखी है। एसेट्स में कैश इन हैंड, ये ट्रांसफर नहीं होता है। डेटर्स आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, बिल्डिंग। यानी कि आपको कैश छोड़ना है, कैपिटल छोड़ना है, जनरल रिजर्व छोड़ना है और वरुण का लोन छोटा है। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में बांटते हैं और वरुण के लोन को अलग से चुका देंगे। और साझी बराबर में लाभ विभाजन करते हैं। संपत्तियों की वसूली इस प्रकार होती है, देनदार स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, लेनदारों को 5% बट्टे पर चुकाया गया और 6,000 रुपये वसूली खर्चे के चुकाए गए। ये लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंट्रियां भी इसकी करवाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो देखिए अपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ आपके डीआर साइड
और ये आपकी CR साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले हमें बनाना है, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, समस्त संपत्ति और दायित्वों को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ अपन लिखेंगे सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, और कोष्टक में जाएगा ट्रांसफर। अब किस किस को ट्रांसफर करने हैं वो अपन अभी लिख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, और कोष्टक में वही आ जाएगा ट्रांसफर। ट्रांसफर की है, कौन कौन से किए हैं। अब आपकी बुक में आप देखिए क्वेश्चन में जो है आपको बैलेंस शीट दे रखी है पुरानी, पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना है। एसेट्स में आपकी कैश इन हैंड ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसके बाद कैश इन हैंड के बाद है आपका डेटर्स 1 लाख, तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके। यहाँ लिखेंगे हम डेटर्स, नकल करनी है बस केवल आपको, और कुछ नहीं करना है। डेटर्स 1 लाख रुपए। डेटर्स के बाद में आपको एसेट्स में दे रखा है स्टॉक 4 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टॉक 4 लाख 4 लाख रुपए। इसके बाद दे रखा है आपको फर्नीचर 10,000, तो यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर 10,000। इसके बाद दे रखा है आपको मशीनरी 2,80,000, मशीनरी 2,80,000, 2,80,000। और मशीनरी के बाद दे रखा है आपको बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग हो गई आपकी 80,000। यहाँ टोटल कर दीजिए, ट्रांसफर हो गया आपका, कितने आ जाएंगे 4 और 1 5 लाख, 5 और 2 7, यानी जोड़ दें 4 0 4 0 की, तो 4 0 1 2 3 और 4 0 8 8 16 1 17 17 का 7 हासिल 1 1 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 1 8, यानी कि 8,70,000। अब इसमें से अपन ने क्या हटाया था, केवल कैश हटाया था अपन ने, कितना 10,000, तो 8,80,000 टोटल आ रहा है। अब अपन ने 10,000 हटाते, इसका कितना गया 8,70,000। अब इधर लायबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर्स और बीपी, क्रेडिटर और बीपी आ जाएंगे आपके, तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, और इधर लिख देंगे हम बिल्स पेबल बीपी। अब कितने कितने हैं, तो इसमें देखिए 6 लाख सैलरी है, वरुण का लोन 1,10,000 का है, जनरल जो 30,000 का, बीपी 20,000 का, क्रेडिटर 1,20,000 के। तो क्रेडिटर्स तो है 1,20,000 के, इसमें संख्याएं उल्टी सीधी हो रही है, उसमें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अब आप समझ लें। और बीपी जो है वो है 20,000 का, यहाँ आपका जाएगा 1,40,000। अब इसमें देखिए, अब इसमें बताइए आपको क्या समस्या है। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में अपन ने क्रेडिटर्स बीपी और एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके बाद में नीचे आ जाओ भाई, इसके बाद आपका जनरल रिजर्व आएगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। वरुण का लोन साझेदार का लेना है वो नहीं आएगा, और कैपिटल अपन को ट्रांसफर करनी नहीं है। अब इसके बाद साझेदारों में बराबर में लाभ विभाजन करते हैं, यानी कि अनुपात क्या है इनका 1:1, 1:1। अब संपत्तियों की वसूली इस प्रकार होती है। अब संपत्तियों से वसूली होगी, अब वसूली करेंगे तो एसेट्स अपन की इधर आई है, तो पैसा अपन यहाँ लिखेंगे वाई कैश, कोष्टक में एसेट्स रियलाइज्ड, संपत्तियों से वसूल हुआ। अब क्या क्या वसूल हुआ संपत्तियों से, वो अपन को इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको हम देखेंगे। तो संपत्तियों से क्या क्या वसूल हुआ है, देखिए डेटर्स से 84,000, ठीक है, डेटर्स 84,000, तो यहां हम लिखेंगे डेटर्स से कितना मिला हमको 84,000, 84,000। डेटर्स हमारे 1 लाख के थे, उनसे 84,000 प्राप्त हुए, 16,000 प्राप्त नहीं हुए। स्टॉक से प्राप्त हुआ है 3,60,000 रुपए, स्टॉक इससे मिले 3,60,000। स्टॉक हमारा कितने का था, स्टॉक देखेंगे 4 लाख का था, 3,60,000, 40,000 रुपए कम मिले। भाई जितने के होते हैं उतना पैसा थोड़ी ना मिलता है, जब बेचने जाते हैं तो कभी पैसा मिलता है। स्टॉक के बाद में मशीन के मिले हैं 2,24,000 रुपए, तो यहाँ मशीन के मिलके 2,24,000, 2,24,000।
मशीनरी कितने की है? 2,80,000 की। इससे भी पैसा कम ही मिला है, सभी के कम ही मिलते हैं। अब मशीन के बाद में हम देखेंगे बिल्डिंग 1,20,000। बिल्डिंग से कितना मिला पैसा? 1,20,000। बिल्डिंग के ज़्यादा मिल गए, बिल्डिंग 80,000 की थी और पैसे मिले हमको 1,20,000। अब टोटल कर दो कितने हो गए पैसे, कितने मिल गए? तो यहाँ 0000448 2 2 4 6 10 10 और 8 18 का 8 हासिल 1 1 2 2 4 3 7 7 का 7 7,88,000 रुपये मिले आपको। 8,70,000 रुपये की एसेट्स थी आपकी, उनमें से अपन को पैसा कितना मिला? 7,88,000 रुपये। ठीक है, ये अपन को इनका पैसा मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में लेनदारों को 5% बट्टे पर चुकाया गया और वसूली खर्चे 6,000 रुपये वसूली खर्चे के चुकाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन दायित्वों का भुगतान कर देंगे। तो दायित्वों का भुगतान करने के लिए यहाँ लिखेंगे हम 2, यहाँ जैसे पेमेंट करने के लिए अपने एसेट्स इधर है तो एसेट से प्राप्त करेंगे इधर आएगा, लाइबिलिटीज को इधर ट्रांसफर किया है तो लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो इधर आएगा 2 कैश और कोष्टक में लाइबिलिटीज पेड। अब कौन कौन सी लाइबिलिटीज को चुकाएंगे? जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज एसेट्स में तो आपको जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन देगा उनसे पैसा वसूल करना है, लेकिन लाइबिलिटीज में किसी के लिए कहे चाहे नहीं कहने आपको चुकाना ही है। अब जैसे लाइबिलिटीज आपकी 2 है, क्रेडिटर्स और बीपी। अब क्रेडिटर्स के लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्रेडिटर्स को 5% बट्टे पर चुकाया गया, लेकिन बीपी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई बीपी को नहीं चुकाएं, नहीं, बीपी को भी चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर्स तो आपको 5% डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट अपन निकालेंगे क्रेडिटर्स पर, तो 1,20,000 का 5% होता है आपका 6,000 रुपए, तो 6,000 को घटाएंगे तो 1,14,000 चुका देंगे इसको। तो और बीपी जो है, अब इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो बीपी का इसका मतलब इसके पूरे के पूरे 20,000 रुपए चुकाएंगे। टोटल कितने हो गए? 1,34,000 रुपए, ये हमने चुका दिया। अब इसको चुकाने के बाद में और क्या कह रहा है सवाल में? अब एक चीज और कही है आपसे कि वसूली खर्चे 6,000 रुपए हुए, तो वसूली के खर्चे भी चुकाएंगे अपन। तो यहां लिखेंगे 2 कैश और कोष्टक में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और कितना अमाउंट? 6,000, ये हो गया। अब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस शीट दे रखी थी और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमने ये कर दिया। अब अपन का जो भी रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब जो भी इसमें लाभ हानि है उसको हम इनके साझेदारों के लाभ हानि अनुपात यानी बराबर बराबर बांट देंगे, किसमें? तरुण और वरुण में। तो अब अपन को क्या करना है, इसका टोटल देख लो किधर की तरफ ज्यादा आ रहा है और उसको अपन बांट देंगे। अब अंतर निकाल दो। अब जैसे यहाँ 7,88 और 1,40 आ रहा है तो 7 और 1 8 और 1 9 लाख 8 4 12 9,28,000 का टोटल आएगा इधर की तरफ। तो इधर कितना आ रहा है? 1,34 और 6 1,40 और 8 70 8 और 1 9 8 और 1 9 और 1 10 लाख इधर का ज्यादा आ रहा है। तो अब यहां अपन लिखेंगे वाई पार्टनर्स कैपिटल और कोष्टक में क्या आ गया आपका? लॉस, तरुण और वरुण, और ये दोनों में लगभग बराबर बराबर आएगा। टोटल करेंगे 000 6 4 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 7 11 का 1 हासिल 1 1 2 8 2 10। इधर का टोटल कितना आया? 10,10,000। तो 10,10,000 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 000 8 2 10 की 0 हासिल 1 8 1 9 9 4 13 13 13 और 8 21 का 1 हासिल 2 7 2 9 9 और 1 10 10 का 10 यानी कि 82,000 आ गया। इन दोनों में बांट देंगे इसको 1/1 तो कितना जाएगा? 41,000 और 41,000। ये आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों में 41,000 रुपए का लॉस आ गया। बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस 41,000 का। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब दूसरे नंबर पर जो अपन को अकाउंट बनाना है वो बनाना है कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे हम।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये समझ में आ गया होगा आपके सभी के। सबसे पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल आपको आता ही है बनाना। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, वाई बैलेंस बीडी। वाई बैलेंस बीडी देखिए कितना है, पार्टनर्स कैपिटल तरुण की 4 लाख और 2 लाख 6 लाख रुपए। यहाँ 4 लाख और यहाँ आएगी 2 लाख 2 लाख। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर बीपी अपन ने ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व बच गया आपका 30,000 रुपए का, तो जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे जैसे अपन उसमें बनाते थे ना, वो भी वही तरीका है इसका। 15-15 हज़ार आ जाएंगे दोनों के हिस्से में। इसके बाद वरुण के लोन का अकाउंट अलग से, वरुण का लोन अलग से बना देंगे। कैपिटल हो गई, कैश इन हैंड आएगा नहीं, डेटा स्टॉक फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग है उसमें ट्रांसफर करी थी। नीचे सभी साझेदार बराबर लाभ बांटते हैं। संपत्ति की वसूली इस प्रकार होती है। देनदार रियलाइजेशन आ गया, तो रियलाइजेशन का लॉस इधर आया है ना आपका ये, तो इधर लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस। कितना आया 41 और 41, ये रियलाइजेशन का आ गया। अब इसके बाद में हो गया। अब क्या करेंगे, बाकी की बची हुई राशि को ये ले जाएंगे अंतर की राशि को, तो यहाँ हो जाएगा टू कैश और कोष्टक में एफ पी फाइनल पेमेंट। ये क्या कहलाएगा, एफ पी फाइनल पेमेंट। इधर तो हो गया 2,15,000, इधर हो गया 4,15,000। यहाँ 2,15,000 में से 41,000 का ये लॉस हुआ और ये 4,15,000, सॉरी उल्टे लिख दिए। यहाँ तो आएगा 4,15,000 और यहाँ आएगा 2,15,000। घटा दो, 000, 5 में से 1 गया 4, 11 में 4 गए 7, 1 3,74,000 और ये 1 2 और 3, 5 में से 1 गया 4 और 11 में 4 गए 7, 1 1,74,000। ये हो गया। अब अपन बना देंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। तीसरे नंबर पर अपन का कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट से पहले एक अकाउंट और बना लो। कौन सा, वो वरुण का लोन अकाउंट और है ना। किसका लोन था, वरुण का, तरुण का, वरुण का लोन। तो एक ये वरुण लोन अकाउंट और बन जाएगा, वरुण लोन अकाउंट। अब वरुण का लोन अकाउंट हम बनाएंगे तो ये भी आपका इजी बन जाएगा। वरुण का लोन अकाउंट किधर आता है, बैलेंस शीट के डीआर साइड में दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ बाई बैलेंस बीडी। वाई बैलेंस बीडी कितने का दे रखा है, वरुण का लोन अकाउंट देंगे 1,10,000 रुपए का है, 1,10,000। और इसको यहाँ क्या करेंगे, टू कैश, ये पेड कर दिया अपन ने 1,10,000 और ये टोटल हो गया 1,10,000 और यहाँ भी ये टोटल हो गया 1,10,000। ये इतना इजी होता है ये अकाउंट। अब इसके बाद में एक अकाउंट बनेगा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है, 2 मिनट और लगेगी इसमें। ये भी बहुत इजी है। कैश का बैलेंस हमेशा डीआर होता है। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी हम इसमें, सॉरी टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो टू बैलेंस बीडी आप देखिए कि कितना दे रखा है आपका। पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश इन हैंड दे रखा है 10,000 रुपये, तो ये 10,000। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये जितने अकाउंट आपने बनाए हैं इनमें जहां भी आपको कैश कहीं दिख रहा हो तो वो डीआर का सीआर में और सीआर का डीआर में। तो देखिए इधर देखते हैं डीआर में सन्ड्री एसेट्स टू कैश, तो टू कैश की जगह 82 में आ रहा है डीआर में, तो यहाँ लिखेंगे हम वाई और कैश की जगह खाते का नाम रियलाइजेशन और कोष्टक में चाहे तो वही लिख दें लाइबिलिटीज पेड। लाइबिलिटीज कितने की चुकाई आपने,
1,34,000, तो ये 1,34,000। इसके बाद टू कैश एक्सपेंसेस आ रहा है, तो यहाँ वाई रियलाइजेशन और कोष्टक में एक्सपेंसेस, और कितने चुकाए हैं आपने, वही 6,000, तो ये 6,000। इधर सी आर में देख लो कैश का आ रहा है कि सन्ड्री लायबिलिटीज कैश एसेट्स का आ रहा है, ये टू रियलाइजेशन कोष्टक में एसेट्स कितना, अब इसका टोटल ये आ रहा है आपका 7,88,000, तो यहाँ 7,88,000। फिर पार्टनर्स कैपिटल का छोड़ दो। फिर इसमें देखो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस बीडी जनरल रिजर्व, इधर रियलाइजेशन कैश है फाइनल पेमेंट, तो कैश किस किस का है, तरुण और वरुण का, तो टू कैश, तो इधर लिखेंगे अपन वाई। तो इससे पहले ये फाइनल पेमेंट है, तो फाइनल पेमेंट से पहले अपन ने इसका एक अकाउंट और है अपना लोन, लोन में बाई बैलेंस वीडियो और टू कैश, तो टू कैश की जगह यहाँ लिख देंगे वरुण्स लोन, तो ये वाई वरुण्स लोन, इसमें आपका आ गया 1,10,000 ये अमाउंट आ गया। इसके बाद ये फाइनल पेमेंट और बचा आपका, तो यहाँ लिखेंगे वाई कौन कौन है, तरुण और वरुण, तो वाई तरुण्स कैपिटल और वाई वरुण्स कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आ रहा है, 3,74,000 और 1,74,000। अब अगर आपका सवाल सही है तो ये दोनों तरफ का योग बराबर आएगा, और अगर ये दोनों तरफ का योग बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अकाउंट्स में ये एक चीज अपन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर अपन का सवाल सही है तो लास्ट में अपन का टोटल एक्चुअल अपने आप मिल जाता है। तो यहाँ 7,88 और 10,000, तो ये होएगा 8,88,000, 888,000। इधर अपन इसका टोटल करेंगे तो देखिए 1 2 और 3 0, 4 4 8 8 6 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 और 1 8, 7 15, 15 1 16, 16 और 3 19 का 9 हासिल 1, 1 2 3 5 1 6 और 1 7, मिस्टेक होगी कहीं टोटल में, दोबारा से देख लें। 000 4 4 8 6 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 और 1 8, 7 15, 15 1 16, 16 16 और 3 19 का 9 हासिल 1, 1 2 3 5 1 6 6 और 1 7, 98 ही आ रहा है इसका, कहाँ मिस्टेक होगी। अरे ये 10,000 है, 7,88,000 और 10,000, 7,98,000 आएगा, मैंने 8,88,000 कर दिया, वो 10,000 की जगह 1,00,000 जोड़ गया मैं, तो 7,88,000 और 10,000 ये आएगा 7,98,000, तो 7,98,000 और 7,98,000 ये दोनों इसके टोटल आपके बराबर आएंगे। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो अब आपके समझ में आ गया कि तीनों अकाउंट जो है इसमें मेन अकाउंट रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन अकाउंट आप पे बन गया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल हम जैसे बनाते हुए आए हैं वैसे ही बनना है, और तीसरा अकाउंट कैश अकाउंट जो इन दोनों अकाउंटों से बन जाता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व कर लें। और इसके बाद में इस क्वेश्चन के अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये 4 एग्जाम्पल तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो गार्डनर बनाम मरेगा नियम है उसको आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।